हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 6 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, यानी कि इसे दोबारा से पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैं आपके इस चैप्टर का रिवीजन करा रही हूँ। और चैप्टर 4 और 5 भी आएंगे आपके हिस्ट्री में। 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 4, 5 और 6 चैप्टर का आपको बच्चों मैं रिवीजन करा रही हूँ। और 4 और 5 चैप्टर का आपको खुद से रिवीजन करना है, खुद से पढ़ना और समझना है। ठीक है। और बच्चों, हिंदी में भी और एसएसटी में भी, दोनों में आपके बीच में से क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का आपको अच्छे से पेपर देना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ इस चैप्टर में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन्होंने पहले एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया है कि अश्वमेध यज्ञ जो था वो कैसे किया जाता था। कैसे किया जाता था कि जो एक घोड़ा होता था उसे छोड़ दिया जाता था चारों तरफ। ठीक है, अब उस घोड़े को जो भी कोई दूसरा राजा अगर पकड़ लेता था, वो जो घोड़ा होता था वो सब जगह सारे राज्यों में से होकर निकलता था। अगर किसी भी राजा ने, किसी भी राज्य की सीमा में जो राजा रहता था, उस राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, तो जिस राजा ने वो घोड़ा छोड़ा है उस राजा का और जिसने पकड़ा है उसका, दोनों का युद्ध होता था। ठीक है, उसके बाद अगर वो घोड़ा कोई भी नहीं पकड़ता था, यानी कि पूरे राज्य में सब जगह दूसरे राजा ने नहीं रोका, और अगर वो नहीं रोकते थे, यानी कि जाने देते थे उसको अपने राज्य में से सब राजा, और वो वापस अपने जहाँ से छोड़ा गया था, यानी जिस राजा ने छोड़ा था उसी राजा के राज्य में वापस आ जाता था, तो ये माना जाता था कि जो राजा है वो सबसे शक्तिशाली राजा है। और तब वो राजा अश्वमेध यज्ञ कराता था। ठीक है, अब जो अश्वमेध यज्ञ कराता था तो वो उन सभी राजाओं को बुलाता था जिन जिन राजाओं के यहाँ से वो घोड़ा गुजरता था। ठीक है, तो सब राजा जो थे वो सब आते थे और उपहार लेके आते थे। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और इसमें जो है राजा का मुख्य स्थान होता था इस आयोजन में, और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। किस पर बिठाया जाता था? या तो राज सिंहासन पर या फिर बाघ की खाल पर। किस पर बिठाया जाता था? बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, और युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था वो राजा की मतलब सब बातों का, कि उन्होंने कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की, उनके सब गुणों का गान करता था। और राजा के सगे संबंधी भी वहाँ पर सब उपस्थित होते थे। ठीक है, वैसे जो लोग होते थे वो उपहार लाते थे, और पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। बच्चों, आपको अच्छे से चैप्टर समझना है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आपके मैंने बीच बीच में से क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो आपको इसलिए चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको बीच में से जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या था बच्चों? वहाँ पुरोहितों ने उस टाइम पे पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, और जिसे क्या कहा गया था? वर्ण कहा गया था। ठीक है, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ग के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ग ब्राह्मणों का था, दूसरा वर्ग शासकों का, जैसे क्षत्रिय कहा गया, तीसरा वर्ग किसका था? वैश्य या विश्व कहा गया जिन्हें, और चौथा वर्ग या अंतिम वर्ग शूद्रों का था। ठीक है, कितने वर्ण विभाजित किए? 4। कौन कौन से? ब्राह्मणों का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण शासकों का या क्षत्रियों का, तीसरा वर्ण विश्व वैश्यों का, और चौथा वर्ण शूद्रों का या अंतिम वर्ण शूद्रों का, यानी कि अंतिम स्थान किसे दिया गया था? शूद्र को दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो ब्राह्मण थे वो वेदों का अध्ययन अध्यापन कराते थे और यज्ञ कराते थे, उन्होंने उपहार मिलता था। क्षत्रिय जैसे उनके क्या काम था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्व वैश्य थे, उनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और चौथा स्थान जो शूद्रों का था, उन्हें तीनों वर्णों की सेवा करना होता था, उन्हें अनुष्ठान में जो है भाग लेने का अधिकार नहीं था। और औरतों को भी प्राय जो है वो शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन की जानकारी नहीं थी। पुरोहितों के अनुसार तो सभी वर्णों का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पर होता था, कि अगर ब्राह्मण है, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण है तो उसकी संतान होगी तो वो भी क्या होगी? ब्राह्मण। ठीक है, अगर कोई शूद्र है तो उस शूद्र की संतान जो होगी
वो भी शूद्र ही होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था का क्या किया, खंडन किया, यानी कि इसे सही नहीं माना। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। इसके बाद आपका आता बच्चों जनपद। जनपद क्या था, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का जो बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन के बसने की जगह है। तो बच्चों मैंने बीच में से क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जैसे मैंने बना दिया कि जनपद का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अब इसमें है जन के बसने की जगह। तो इस तरीके से बीच में मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। इसलिए आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, रीड करना है बच्चों। मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ बेटा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद और दिखाए गए इन्होंने। अब इन्होंने एक बात यहाँ भी बताई है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन प्रस्तरों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जनपद के बाद आपका आता है, जनपद में क्या था, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों में कई बस्तियां खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग पहाड़ी झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। और वो कौन कौन से फसल उगाते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों, ठीक है। इसके बाद आपका आता है महाजनपद। अब करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद से भी बड़े थे, महा यानी बड़े या महान, जो जनपद से भी बड़े थे उन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। मानचित्र 4 में जो बच्चों को महाजनपदों को भी दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंटों, पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों के उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, ठीक है। अब राजा सेना रखने लगा था तो उसने क्या किया, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रख लेता था। तो इसके लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, कर की। भाई वो कर लेगा जनता से तभी तो वो दे पाएगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे देगा। तो कर किस तरीके से लेता था, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अनियमित रूप से कर वसूलने लगे। यानी कि अब जो राजा थे वो सिर्फ उपहारों पर ही नहीं रहते थे, क्योंकि उनकी सेना थी। अब सेना को देने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या करा उन्होंने, नियमित रूप से कर वसूले। अब कर किस किस तरीके से वसूला, ये देखिए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस पर लगाए गए कर किस पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। तो इसमें क्या आपका आंसर आएगा, फसलों पर, ठीक है। क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, कृषकों के ऊपर लगाए गए, कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए, जो श्रम के रूप में चुकाते। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तो संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, ठीक है। आखेटक क्या करते थे, जंगल से जो वस्तुएं होती थी वो देनी होती थी। कारीगर क्या करते थे, 1 दिन महीने में उनके राजा के लिए काम करते थे। इस तरीके से सबके लिए कर लगाए गए। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। अब हल के फाल की जगह किस चीज़ का यूज होने लगा था, लोहे के फाल बनने लगे थे। कठोर जमीन में जो लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ी। और दूसरा क्या किया लोगों ने, धान के पौधों का रोपण शुरू किया करता, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया, ठीक है। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमि खेती मजदूर करते थे। इसके बाद आपका आता है बच्चों सूक्ष्म निरीक्षण में 2 हैं। पहला है मगध का राज्य और दूसरा है वज्जी का राज्य।
लगभग 200 सालों के भीतर मगध जैसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है। अब मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए हैं बच्चों। कौन कौन से हुए हैं? बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन कौन से राजा हुए दो शक्तिशाली? बिंबिसार और अजातशत्रु। मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा था और जंगलों में रहने वाले जो हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। जो दो शक्तिशाली राजा हुए हैं इन्होंने, बिंबिसार और अजातशत्रु बच्चों मगध के, इन्होंने अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव हर साधन अपना लेते थे। महापद्मनद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसको मगध ने अपनी राजधानी बनाया। यानी मगध के जो शक्तिशाली शासक थे इन्होंने पहले आधुनिक राजगीर यानी बिहार में जो राजगृह है उसको राजधानी बनाया। उसके बाद फिर किसको बनाया इन्होंने? पाटलिपुत्र को। ठीक है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। कब? 2300 साल पहले। पूर्णतः सफल न होने पर वह भी मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। कौन था मैसिडोनिया का राजा? सिकंदर। वो क्या करना चाहता था बच्चों? विश्व विजय करना चाहता था। ठीक है। दूसरा है आपका वज्जी। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीकी वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, जो बिहार यानी बिहार। यह एक अलग किस्म की शासन होता है जिसे गण या संघ कहते थे। गण का मतलब होता है बच्चों, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। किसके लिए? कई सदस्यों वाले समूह के लिए। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है? तो किस शब्द का? गण शब्द का। ठीक है। संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। ठीक है। गणीय संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमक्कार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी कि स्त्री और दास और कमक्कार जो थे उनको कहीं भी हिस्सा नहीं लिया। वर्ण व्यवस्था में भी नहीं बताया गया था। यहाँ पे वज्जी राज्य में भी नहीं बताया गया है। वज्जी जो है यहाँ पे भी नहीं कहा गया है इन्होंने। और जो हमने कृषि में देखा था वो कृषि का काम जो था वो दास और ये लोग ही करते थे। ठीक है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? तो किसमें? दीर्घ निकाय में। ठीक है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ में इन्होंने क्या क्या किया? अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वसक्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसके पास भेजा? उन्होंने अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से और नियमित सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहर तथा गाँवों में चत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। गुप्त शासक के बारे में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? अब आपको बच्चों से क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करने हैं, चैप्टर अच्छे से रीड करना है ताकि बीच में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकें, हिंदी में भी और SST में भी। ठीक है। और मैंने आपको 6 चैप्टर दोबारा से रिवीजन करा दिया है, रिवाइज़ करा दिया है, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 अपने आप से रिवाइज़ करना है। ठीक है। इस तरीके से अपने आप से अच्छे से रीड करना है आपको SST हिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों।